6 बच्चे हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग अपना माइक बंद कर सकते हो। अब ये प्रोटोजोआ क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, प्रोटोजोआ आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। यह क्या है प्रोटोजोआ? प्रिमिटिव। अब दो तरह के जीव होते हैं, आप एक तो देखते होगे, कहते होगे प्रिमिटिव मतलब हो गया कि बहुत पुराना, जो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो जीव जंतु आए होंगे उसमें से यह है, बहुत पुराना है। पुराने जितने भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे जो पुराना है वो कौन है आपको? तो प्रोटोजोआ है। तो प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, किस तरह के जीव है यह? एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल के जैसे आपको यह ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं आपको? तो नमी युक्त वाले जगह पे पाए जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि एल्गे कहाँ पाए जाते हैं, तो पानी में पाए जाते हैं। जो तालाब देखते हो, तालाब में जो काई लग जाता रहता है, या घर के पास पीछे जो चापाकल होगा वहां पे देखो काई लग जाता है, वो एल्गे था। उसी तरह से जो नमी युक्त वाले जगह है, जो मिट्टी का पार्ट जहाँ पे नमी ज्यादा होता है, वहां पर प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो आवास है वो जलीय आवास भी है। वो ताजे पानी में भी हो सकते हैं, आपको झील में भी हो सकते हैं, या कहीं पे पानी जमा हो गया उसमें हो सकते हैं, तालाब है उसमें हो गया, तो ऊपर भी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। और यह मेनली आपको यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी चीज आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बताए थे हमने आपको। जैसे एल्गे क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, जबकि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो खास करके क्या होते हैं आपको? यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब हमने बताया था क्या होता है, कोई बच्चे बता दें क्या? वन सेल ऑर्गेनिज्म, जिसके शरीर में क्या हो, एक ही सेल होते हैं, वह क्या कहलाते हैं आपको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो प्रोटोजोआ उन्हीं में से हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर नहीं होते। एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप, इसके शेप आपको बहुत ही अलग अलग तरह के शेप होते हैं। जैसे होता है अमीबा, आप देखोगे तो अमीबा क्या होता है? इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई विशिष्ट शेप होता ही नहीं है। अब जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब इस तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखो, एनिमेटेड है। अब इसका देखो शेप चेंज हो रहा है। इस तरह से देखोगे कि अमीबा का शेप क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है। आपको नजर आ रहा है? ठीक से तो गौर से देखिए, इसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अमीबा का शेप क्या होता है? चेंज, इसका कोई विशिष्ट शेप कहोगे वो शेप नहीं होता है। दूसरा जो आपको प्रोटोजोआ है वो है ना, उगलेना है। क्या नाम इसका है? उगलेना। यह स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप, जैसे देख लो छोटा छोटा मछली जो होता है ना, तो उस स्पिंडल शेप इसको कहते हैं। तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं। तीसरा होता है पैरामीशियम। ये स्लीपर शेप। स्लीपर मतलब क्या होता है? हेलो, हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हो? हेलो, मैंने पूछा स्लीपर शेप। स्लीपर मतलब चप्पल। अब देखो, तो ये इस तरह शेप होते हैं। तो मैंने शुरू में बता दें कि अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे अमीबा देखो, यह इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, अपना शेप ये चेंज करते रहते हैं। जबकि ये जो उगलेना होते हैं, इसका शेप क्या होता है? स्प्लिंडर शेप का होता है। वहीं पर पैरामीशियम है, वह क्या होता है आपको? तो ये देखोगे जिस तरह से आपका जो स्लीपर होगा, चप्पल होगा, उस चप्पल के शेप में आपको ये होते हैं, स्लीपर शेप में होते हैं। तो ये अलग अलग शेप में आपको प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ क्या करता है, तो बीमारी भी फैला देते हैं, इंसानों में बीमारी फैला देते हैं। जैसे देखो, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, उस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। इसके अलावा डाइसेंट्री, यह किससे होता है? तो इंटे अमीबा, इंट इंट अमीबा,
तो इंट अमीबा नाम से एक प्रोटोजोआ है, जिससे क्या होता है आपको डायसेंट्री होता है। ये दो अलग अलग बीमारियां हैं जो मनुष्य में होती है। मलेरिया कारण किसी कारण से होता है आपको, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण से होता है। डायसेंट्री आपको इंट अमीबा के कारण से होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है। ये पाए कहाँ जाते हैं आपको, तो जितने भी नमी युक्त वाले जगह हो गए, या ताजा पानी हो गया, झील हो गया, या जमा हुआ पानी हो, इसमें पाए जाते हैं। इसका शेप कैसा होता है और ये किस तरह का होता है, तो ये यूनिसेल होता है। इसका शेप आपको अलग अलग होता है, जैसे अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, उलेना स्प्रेड शेप का होता है, पैरामीशियम स्लीपर शेप का होता है। तो ये अलग अलग शेप के होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों आपका टॉपिक है वो है वायरसेस। अब ये वायरस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो वायरसेस आर द मोस्ट माइक्रोस्कोपिक organism that cannot be even seen with the help of powerful microscope, most powerful microscope। ताकि वायरसेस इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएंगे मुझे? जो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, जिसको हम खुली आंख, नेक्ड मतलब होता है नंगा, मतलब आंख नंगा मतलब क्या होता है कि आंख पे चश्मा न लगाए हुए हो, आंख पे माइक्रोस्कोप न लगाए हुए हो, तो उस आंख से हम इसको नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो हमारे पास जो शक्तिशाली किसी माइक्रोस्कोप है, जैसे आपके लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, साइंटिस्ट के पास जाओगे उसके पास भी माइक्रोस्कोप होता है, तो उन सब से भी यह नहीं दिखते। तो वे दिखते किससे हैं, तो करा है कि दे कैन ओनली बी स्टूडाइड बाय अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वायरस को देखना है तो किससे देखेंगे, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण से हम लोग ये ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो भाई कोरोना वायरस को जो साइंटिस्ट ने देखा है वो कैसे देखा है, तो उसके लिए क्या है, एक माइक्रोस्कोप है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको उसका तस्वीर में आपको दिखला रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब देखो आपके जो लैब में माइक्रोस्कोप था उससे कहीं एडवांस माइक्रोस्कोप है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जिसको भी देखना है, मान लीजिए जो भी स्पेसिमेन है, मतलब कि कोई कोरोना का वायरस आ गया, तो मान लीजिए आपका खून का सैंपल लिया जाएगा, है ना, या कहीं से स्पुटम लिया जाएगा, उसको क्या किया जाए, इसके अंदर रखा जाएगा, और रखने के बाद क्या होगा, उसको फिर ये मशीन के द्वारा क्या होगा, कंप्यूटर में आएगा ये। अब कंप्यूटर में क्या होगा, उसको जूम किया जाएगा, है ना, जितना जूम करने पर वो दिख जाए। क्योंकि जो नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप होता है उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतना जूम कर सकता है, लेकिन इसकी क्षमता अनगिनत हो जाती है। यहाँ पर बहुत अधिक जूम करते हैं और तब जाके पता लगाते हैं कि वह किस तरह का वायरस है, उसका शेप कैसा है। तो ये जो आपको माइक्रोस्कोप नजर आ रहा है, इस माइक्रोस्कोप का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा बच्चों वायरस को देखा जाता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। अब इससे पहले मैंने बता दिया था कि यह आपको बाहर में जब रहेगा तो कोई काम का नहीं है, वो निर्जीव प्राणी की तरह है। लेकिन जैसे उसको कोई होस्ट मिल जाएगा, कोई मालिक मिल जाएगा, कोई लिविंग बॉडी मिल जाएगा, उसके शरीर में यह प्रवेश कर जाएगा और वहां से क्या करेगा, वह भोजन पानी लेगा और अपना मल्टीप्लाई करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। तो यही कारण है कि जैसे मान लीजिए बाहर पे आप सड़क पे जाते रहते हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने छींक दिया, मान लो उसको कोरोना था, उसने छींक दिया, अब उस मान लीजिए हवा में वो वायरस था, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, वो कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो छींका, मान लो उसी समय आप ऐसे नाक खोल करके सांस लेते हुए जा रहे हो, आपने इनहेल कर लिया, तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और अंदर जाने के बाद क्या होगा वह, तो आपको ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी जनसंख्या को मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या होगा, आपको समस्याएं उत्पन्न होगी, आपको फिर सिम्टम दिखेगा। तो इस तरह से ये होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, वो अलग अलग शेप के होते हैं। अब जैसे देखो कि आप बहुत सारे
है ना, बीमारियों के नाम सुने होंगे, जैसे HIV एड्स होता है, तो वो उसके जो वायरस होते हैं, HIV वायरस होते हैं, वह कुछ कोरोना की तरह ही दिखते हैं। अब इसका नाम कोरोना क्यों पड़ता है? क्योंकि ये क्राउन, मुकुट की तरह दिख रहा है, आपको राजा का मुकुट होता है क्राउन, तो क्राउन शेप के कारण से इसको कोरोना कहते हैं। तो ये भी क्राउन शेप का ही होता है। तो HIV वायरस देखो इस शेप के होते हैं। इस तरह से हेपेटाइटिस बी, यही वायरस जनित बीमारी है, उसका शेप देखो इस तरह से होता है। इस तरह से इबोला वायरस, है ना, वो उसका वायरस का शेप देखो इस तरह से। एंडियो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वायरस जो कुत्ते काटने से होती है, इस तरह से बैक्टीरियोफेगस, है ना, पेप्लियोमो पेप्लियोमा वायरस, रोटा रोटा वायरस, इस तरह से हेरपस वायरस। अब देखोगे ये अलग अलग शेप देख रहे हो। तो ये जो बाहर में रहते हैं तो यह इनएक्टिव रहते हैं, कोई काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई इसको लिविंग बॉडी मिल जाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसमें शरीर में जाएगा, उसके शरीर के सेल में जाएगा। सेल में जाने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, और न्यूक्लियस से क्या होगा, वो अपना भोजन पानी ग्रहण करेगा, और जैसे ही भोजन पानी ग्रहण करेगा फिर क्या होगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा। और ऐसे ही क्या होगा कि जैसे ही वो सेल मान लीजिए पूरी तरह से भर जाएगा वायरस से, वो सेल क्या होगा, फट जाएगा। जैसे फटेगा तो फिर क्या होगा, दूसरे सेल में जाएगा, आपको तीसरे सेल में जाएगा। इस तरह से शरीर के पूरे सेल को डैमेज कर देता है, और धीरे धीरे व्यक्ति खत्म हो जाता है। ये अलग अलग सेल क्या हो गया। अब इसी में देखिए कि दे कॉजेज मेनी डिजीज इन ह्यूमन, ये मानव में बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं। जैसे हो गया पोलियो, हो गया कॉमन कोल्ड, हो गया फ्लू, चिकन पॉक्स, एड्स। अब एड्स क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब कि ऐसे वायरस जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया, वो वायरस क्या होता है, HIV वायरस, जो आपने देखा था वो भी क्राउन शेप में था। ये HIV वायरस जैसे आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, उसको वो खत्म कर देता है। डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर पड़ने लगता है, कोई काम ही नहीं कर पाता है। तो उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये हो गया एड्स, जो किसके कारण से होता है, HIV वायरस के कारण से होता है। ये हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब माइक्रो रहते क्या है, तो इस पे हमने पहले ही बात कर लिया है कि एयर इज एवरीवेयर, एज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो एवरीवेयर। मैं लिख ही दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एवरीवेयर, ये सभी जगह पाए जाते हैं। मतलब दैट इज इन कोल्ड क्लाइमेट, अगर ठंडा प्रदेश से चले जाओ आप, कहाँ पे, आइस लैंड में चले जाओ, पोलर रीजन क्षेत्र में चले जाओ, तो वहां पर भी पाए जाते हैं। टू हॉट स्प्रिंग चले जाओ, जहां पे क्या हो, मॉल्टेन मैग्मा है, गरम गरम लावा पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, वहां पर भी। डिजर्ट मरुस्थल, मार्सी लैंड दलदली जमीन जहां पे दलदल है, वहां पे भी पाए जाते हैं। तो ये हर एक जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यह कहा है कि जितने भी जानवर, यहाँ तक मानव मनुष्य भी उसके बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, उसके बॉडी पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम इसको एक्सट्रेमोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक्सट्रेमोफिल्स के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो फाउंड सेवरल किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। ये जो पृथ्वी का हमारा सतह है, मान लो अभी आपका घर पृथ्वी की सतह पर, मान लो यहाँ पर है आपका घर, अब यहाँ से कई हजार किलोमीटर नीचे जाओगे तो वहां पर भी क्या होगा, आपको यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा। इसके कारण से इसका नाम क्या पड़ गया है, एक्सट्रीमोफिल्स। ठीक है, तो इस कारण से इसको एक्सट्रीमोफिल, मतलब कि एकदम मिट्टी के अंदर गहराइयों में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इट कैन सर्वाइव इन वैक्यूम। अब ये वैक्यूम क्या होता है, कोई बच्चे मुझे बताएंगे?
हेलो, एयर तक भी नहीं हो, एयर नहीं होना मतलब जहां पर एयर तक भी नहीं हो, एयर भी नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं हो। जैसे मान लो ये स्पेस हमने बना दिया, इस स्पेस के अंदर में कुछ भी ना हो, यहां तक कि एयर भी नहीं हो, लेकिन वहां पर कौन हो सकता है? बोलिए। हेलो, हेलो। वहां रहते नहीं, वहां पर भी हो सकते हैं, वहां पर वो सरवाइव कर सकते हैं, वहां पर भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट कैन सर्वाइव अंडर वैक्यूम, वो निर्वात में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सम ऑफ देम लीव एंड ग्रो एलोन, एलोन, कुछ अकेला ही रहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, अकेला ही रहते हैं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अकेला कहीं भी रहेगा, पानी में रहेगा, अपना ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, एक से दो होगा, दो से चार होगा, होते रहेगा। जबकि कुछ जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह हमेशा किस में होते, क्लोनीज में होते, क्लोनी मतलब समूह में होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कभी अकेला नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या होता है, आपको क्लोनीज में रहते हैं और क्लोनी में ही ग्रो करते हैं, समूह में रहते हैं और समूह में ही ग्रो करते हैं। जबकि अमीबा आपको अकेला ही रहते हैं और अकेला ही ग्रो करते हैं, वह कभी भी कॉलोनी नहीं बनाते, वो समूह नहीं बनाते हैं, जबकि बैक्टीरिया आपको समूह में। तो इस तरह से कह सकते हो एक सामाजिक प्राणी हो गया ये भी, समाज में रहता है, समाज बना के रहता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो बैक्टीरिया हमने देखा कि वो सभी जगह पाए जाते हैं, तो इन बैक्टीरिया में से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करता है, बीमारियां भी फैलाता है। तो आज हम पहले बात करेंगे हम कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेंडली है, जो हमें मदद करते हैं, हमारे कामों को आसान करते हैं। तो देखो, क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, हम बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल हम लोग दही बनाने में करते हैं, आप देख रहे हो दही। तो ये दही आपको कैसे बनता है, कोई बच्चे मुझे बता सकते हैं? किससे बनता है? हाँ, आयुष्मान झा। हेलो, किससे बनता है? लैक्टिक एसिड, किसने बता दिया आपको ये चीज? गलत जानकारी। हाँ, अब आया ना लाइन पे, यह लैक्टो बेसिलस। हाँ, मेरा आवाज आदित्य के पास नहीं जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि उसका इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है। आप लोगों के पास, तो आयुष्मान से पूछो कैसे समस्या को सोल्व करना, क्योंकि उन्होंने सोल्व किया है। बताओ आयुष्मान कैसे सोल्व किया है? हाँ, चलो ठीक है, बता दिया उन्होंने। तो ये देखिए जो दही है, दही कैसे जमेगा? आपको क्या करना होगा, इस तरह से आप एक कटोरा में क्या करो, आप दूध ले लो गरम गरम, दूध को थोड़ा सा सुसुम होने दो, ठंडा होने दो। जब थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या करो, थोड़ा सा दही मिला दो। वो दही में एक्चुअली है क्या, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो जैसे वो बैक्टीरिया आएगा तो क्या होगा, उस दूध को वह चूर्ण कर देगा, दही में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है, ब्रेड होता है, सबों को ब्रेड खाना पसंद होता है। ब्रेड में थोड़ा सा, है ना, केचप लगा लीजिए, या उसमें जैम लगा लीजिए, या उसमें क्या है, बटर लगा लीजिए, और उसको खाइए, बड़ा टेस्टी लगता रहता है। अभी ब्रेड बनता कैसे है?
तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, तो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे ईस्ट डाल देंगे तो क्या होगा, वो उसको थोड़ा सा फ्लफी बना देगा आपको, फिर उसको बेक कर देंगे तो आपका बन गया ब्रेड। तो ये ब्रेड बनाने में, तो यहाँ भी देख रहे हो कि यहाँ भी बैक्टीरिया है, यहाँ भी आ रहा है, आपको आ रहा है, अलगे आ रहा है। इसके अलावा देखोगे आप केक बनाने में, सब बर्थडे में क्या करते हैं, केक लेते हैं आप। तो देखिए आपको कि केक यहाँ पे प्रिपरेशन होता है आपको, तो जो ये केक इन्होंने बनाया, तो ये केक बनाने में भी क्या होता है आपको, इस बनाने में भी क्या होता है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके तो ना तो हमारा दही बनेगा, ना ब्रेड बनेगा, ना केक बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज, जैसे मैंने बताया था बेवरेज वाली, दारू शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया, तो वहां भी डालेंगे तो क्या होगा, बन जाएगा आपको। तो उसकी चर्चा यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, कहे कि दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इसके अलावा वो कहाँ पे काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, है ना। अब क्लीन कैसे करते हैं, अब जैसे देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि घर में मान लीजिए कि खाना पका, तो जितने वेजिटेबल पिल्स हैं, खाना का छिलका सब हो गया, जो खाना बच गया वो सब हो गया आपको, रिमेन्स ऑफ एनिमल, कोई जानवर मर गया तो उसका बॉडी हो गया, इसके अलावा फिशेज, जो कोई मान लीजिए मानव मन हो या जानवर का मन हो, एटसेट्रा। ये जो सारे के सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, यह सारे के सारे क्या है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सबस्टांस। ये सब के सब क्या होगा, हार्मलेस और यूजेबल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन करता है यह सारे के सारे कौन करता है, आपको जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जैसे हो गया सेप्रोफाइट्स हो गया आपको, है ना, जिसके अंतर्गत हमने बताया था, है ना, फंगी हो गया आपको, इसके अंतर्गत मशरूम सब हो गया आपको, है ना। तो ये सब के सब क्या करता है, अलगे हो गया, सॉरी, ईस्ट हो गया आपको। तो ये सब के सब क्या करता है, ये जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करता है, वो डिकम्पोज कर देता है ना, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है बाय बैक्टीरिया। इस तरह से क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर दिया, कि जितने वेजिटेबल पुल्स पिल्स मान लीजिए फेंका हुआ, उसको सड़ा गला खत्म कर दिया, साफ हो गया आपका इन्वायरमेंट। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक इन सॉरी इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इसके अलावा जो आपने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करता है, एग्रीकल्चर में मदद करता है कि एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है, कोई पेड़ पौधा नहीं ले सकता है, लेकिन उसके अंदर में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वह क्या करता है, एटमॉस्फेयर से पकड़ के लाता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके क्या करता है, वो दलहन पौधों को देता है। दलहन पौधे क्या करता है, उसे प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन को हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर को ही मिलता है। तो अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए फ्रेंडली है, हमारे काम करने में आसान कर देता है, हमारे काम को करने में मदद करता है। ठीक है, तो आज का क्लास मेरा इतना ही तक रहेगा, इससे आगे हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि मैंने नोट सारा बना नहीं पाया, है ना। तो